पसंद है तो फिर से वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गढ़गाछिया, यह नाम शायद ही किसी बड़े नक्शे में मिले। न कोई पर्यटन स्थल, न कोई ऐतिहासिक पहचान, लेकिन जो लोग इस इलाके में रहते थे वे जानते थे कि गढ़गाछिया कोई साधारण जगह नहीं है। यह वह सीमा थी जहां शहर की आखिरी सड़क खत्म होती थी और उसके आगे शुरू होता था गांवों का अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि लोक कथाओं, डर और अनकही बातों से भरा हुआ था। गढ़गाछिया बस डिपो उसी सीमा पर बना हुआ था। दिन में यह जगह भीड़ भाड़ से दूर, सुस्त और उबाऊ लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती, इस डिपो का चेहरा बदलने लगता। सूरज के डूबते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती, जो शरीर से ज्यादा मन को ठंडा कर देती थी। आज वह ठंडक कुछ ज्यादा ही तीखी लग रही थी। दुर्गा पूजा को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। पूजा के बाद का समय वैसे ही भारी होता है। ढोल की आवाजें थम जाती हैं, पंडाल खाली हो जाते हैं और सड़कों पर रह जाती है सिर्फ यादें। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। आज काली पूजा की पूर्व संध्या थी और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, आज थी भूत चतुर्दशी। बापी मित्तिर अपनी छोटी सी चाय की दुकान के सामने बैठा हुआ था। यह दुकान बस डिपो के एक कोने में थी, इतनी छोटी कि दो लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो जगह कम पड़ जाए। दुकान के ऊपर न कोई बोर्ड था, न कोई चमक दमक, बस एक पुरानी लकड़ी की मेज, बेंच और सामने लटकती हुई बैटरी से चलने वाली पीली लाइट। बापी ने वही लाइट अभी अभी जलाई थी। रोशनी फैलते ही अंधेरा थोड़ा पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा बस इंतजार कर रहा हो, बैटरी खत्म होते ही फिर से सब कुछ निकल लेने के लिए। बापी का मन आज बिल्कुल ठीक नहीं था। दिल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। आज दुकान जल्दी बंद कर दूंगा, उसने खुद से कहा। उसे अपनी माँ की बात याद आ रही थी। भूत चतुर्दशी की रात, सूरज ढलते ही घर के बाहर मत निकलना। आज की रात जिंदा और मरे हुए की दुनिया पास आ जाती है। बापी पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन आज उन बातों पर हंसी नहीं आ रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, ओ बापी, आज भी इतनी जल्दी दुकान समेट रहा है। बापी ने चौंक कर देखा। प्रहलाद इस बस डिपो का पुराना ड्राइवर था। चेहरे पर उम्र की लकीरें, आंखों में हमेशा थकान और आवाज में ऐसा ठहराव जैसे जिंदगी बहुत कुछ दिखा चुकी हो। और क्या करूं प्रहलाद दा, बापी बोला, मन ही नहीं है। प्रहलाद हंसते हुए बेंच पर बैठ गए। आज तो भूत चतुर्दशी है, डर लग रहा है क्या? बापी भी हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में जान नहीं थी। डिपो में नजर घुमाने पर साफ दिख रहा था। दो बसें खड़ी थीं, दोनों खराब। पास का होटल बंद पड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा। प्रहलाद ने बताया कि बस मछली तालाब के पास खराब हो गई थी। कंडक्टर समीर घर चला गया और दूसरा ड्राइवर बस लाने वाला था। आज अकेले घर जाएगा? बापी ने पूछा। प्रहलाद ने मजाक में कहा, तू है ना, तेरी साइकिल के पीछे बैठ जाऊंगा। तभी अचानक एक स्कूटर की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आई। गटर गटर गटर। स्कूटर दुकान के सामने रुका। शांतु और बाबला दोनों गढ़गाछिया के ही लड़के थे। उनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे, पटाखों से भरे हुए। अरे शांतु दा, बापी बोला। इतने पटाखे? शांतु झुंझलाकर बोला, काली पूजा है दादा, आज नहीं जलाएंगे तो कब? प्रहलाद ने आग की पुरानी घटना का जिक्र किया। 7 गाछी का पंडाल, भयानक आग, लोगों की चीखें, और वो भी भूत चतुर्दशी की ही रात। बापी का दिल बैठ सा गया। तभी शांतु ने अचानक अंधेरे की ओर देखा। वो देखो, उसकी आवाज धीमी हो गई। चारों की नजर एक साथ बंद पड़ी बसों की ओर गई। अंधेरे में कुछ लोग खड़े थे, एकदम स्थिर, एकदम चुप, और सबकी निगाहें सीधे बापी की दुकान पर। उस पल किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। चारों लोग कुछ पल तक बस उसी दिशा में देखते रह गए। गढ़गाछिया बस डिपो की वह खुली जमीन, जो दिन में भी वीरान लगती थी, अब अंधेरे में किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही थी। बंद पड़ी बसों के सामने खड़े हुए लोग बिल्कुल स्थिर थे। न कोई हिलना, न कोई फुसफुसाहट, न कोई आवाज, जैसे वे इंसान नहीं, किसी और ही दुनिया के पुतले हों। बापी को लगा जैसे उसकी पीठ के पीछे ठंडी हवा की एक लहर दौड़ गई। उसने अनजाने में मां काली का नाम मन ही मन लिया। ये लोग कौन हैं? शांतु ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, मानो जोर से बोलने पर कुछ टूट जाएगा। प्रहलाद ने ध्यान से देखा और फिर कंधे उचका दिए। यात्री होंगे भाई, उसने कहा।
लेकिन उसकी आवाज में खुद उसे भी भरोसा नहीं था। शायद नहीं जानते कि आज बस खराब है, हालांकि भीतर कहीं कुछ उसे भी खटक रहा था। अगर वे यात्री होते तो कम से कम बात तो करते, हिलते डुलते या इधर उधर देखते, लेकिन वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, ठीक बापी की चाय की दुकान की। मैं जाकर बता देता हूँ, प्रहलाद ने कहा और बेंच से उठ खड़ा हुआ। बापी का दिल धक से रह गया। अरे प्रहलाद दा, रहने दो ना। लेकिन प्रहलाद पहले ही दुकान की पीली रोशनी के घेर से बाहर निकल चुका था। जैसे ही उसने अंधेरे में कदम रखा, बापी को ऐसा लगा जैसे रोशनी उसके पीछे सिमट आई हो। बैटरी की लाइट अचानक और भी कमजोर लगने लगी। प्रहलाद ने हाथ मुंह के पास ले जाकर आवाज दी, अरे सुनिए, आज बस नहीं चलेगी, आप लोग इधर मत खड़े रहिए, लोहा पुल की तरफ चले जाइए, वहां से ऑटो मिल जाएगा। उसकी आवाज खुले मैदान में गूंजकर कहीं खो गई। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर अचानक उस सब में से सबसे आगे खड़ा एक आदमी हिला। पहले तो बस इतना ही लगा कि उसकी परछाई हिल रही है। फिर वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा, दौड़कर। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मिट्टी पर कुछ घिसटने सा शोर हुआ। प्रहलाद के मुंह से निकला। वह आदमी सीधा दुकान की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पीली रोशनी के पास पहुंचा, अचानक रुक गया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। बापी, शांतु और बाबला तीनों से हट गए। वह आदमी दुकान के उजाले से बस एक कदम दूर खड़ा था। उसके शरीर पर एक पुरानी मैले रंग की चादर लिपटी हुई थी, जिसने उसका चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। हवा चलने पर चादर हल्की सी फड़फड़ाई, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। चाय, उसके मुंह से आवाज निकली। वह आवाज किसी आम आदमी की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी खरखराहट थी, जैसे गला सूख गया हो या बहुत जोर से चीखने के बाद किसी की आवाज टूट जाती है। चाय मिलेगी? उसने फिर पूछा। बापी को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। उसने किटली की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उंगलियां कांपने लगी। चाय हो जाएगी। उस अजनबी ने अपना सिर थोड़ा सा उठाया। हम सबको चाहिए, उसने कहा। बहुत प्यास लगी है। बापी की नजर अपने आप फिर बसों के सामने खड़ी छायाओं की ओर चली गई। वे अब भी वहीं थी, उसी तरह स्थिर, उसी तरह दुकान की ओर ताकती हुई। आप अंदर आ जाइए, बापी ने हिम्मत जुटाकर कहा। यहीं रोशनी में बैठ जाइए। अजनबी के मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली, सूखी ठंडी। नहीं, वह बोला, रोशनी आंखों में चुभती है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा 100 रुपए का नोट निकाला और रोशनी की ओर बढ़ा दिया। तुम ही आकर दे दो, उसने कहा। मेरी आंखों में दिक्कत। बापी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे यह आदमी उसे जानबूझकर रोशनी से बाहर बुला रहा हो। ना नहीं, बापी हकलाया। आप ही ले जाइए, यहीं से। अजनबी चुप रहा, बस खड़ा रहा। उसकी चादर के नीचे से दो गहरी काली छायाएं दिखाई दे रही थीं, जैसे आंखें हों, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। डरते हो? उसने बहुत धीरे से पूछा। उस एक सवाल ने पूरे माहौल को और भारी कर दिया। बाबला, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। इतना डरने की क्या बात है? उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। चाय ही तो है। वह थाली में 4 गिलास रखकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह रोशनी के किनारे पहुंचा, बापी का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। लो, बाबला ने थाली आगे बढ़ाई। पकड़ो। अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अगले ही पल चादर खिसक गई। जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर शांतु के मुंह से एक घुटी सी चीख निकल गई। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं लग रहा था। त्वचा जगह जगह से जली हुई थी, बलूर सिकुड़ी हुई। आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। और दांत अस्वाभाविक रूप से लंबे और नुकीले थे, ठीक किसी हिंसक मछली की तरह। मां, बाबला के होंठ कांपे, लेकिन उसे पूरा शब्द बोलने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल उस प्राणी ने झपट्टा मारा। उसका हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और बाबला की कलाई को जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बाबला की थाली हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। गिलास टूटे, चाय फैल गई और फिर एक ही झटके में उस प्रेत ने बाबला को अंधेरे की ओर खींच लिया। बाबला की चीख आधी ही रह गई, क्योंकि अगले ही पल उन नुकीले दांतों ने उसकी गर्दन में धंसकर काट लिया। खून की गंध हवा में फैल गई। बापी, प्रहलाद और शांतु तीनों जैसे पत्थर हो गए। अंधेरे से वह आवाज आई, हम आग में जले थे।
आज ही के दिन बसों के सामने खड़ी बाकी छायाएं एक एक कर हिलने लगी और उस पल उन तीनों को समझ आ गया, आज की रात सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं है। बाबला की चीख जैसे हवा में ही अटक कर रह गई। अगले ही पल उसका शरीर अंधेरे में खिंच गया और फिर जमीन पर एक भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बापी, प्रहलाद और शांटू कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। उनके सामने अब बस बाबला का निष्क्रिय शरीर पड़ा था और उसके ऊपर झुका हुआ वह भयावह प्रेत। प्रेत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था। जली हुई त्वचा पर जगह जगह दरारें थीं, जिनसे काली राख झर रही थी। उसकी सांस लेने की आवाज भी सामान्य नहीं थी। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुलगती हुई आग फिर से हवा पा रही हो। हम प्यासे हैं, उसने खरखराती आवाज में कहा। उसकी यह आवाज सुनते ही बापी के पैरों से जान निकल गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए। प्रहलाद ने किसी तरह खुद को संभाला और जल्दी से बाबला की ओर झुका। उसने कांपते हाथों से बाबला की गर्दन पर उंगलियां रखी। जिंदा है, प्रहलाद ने धीमी आवाज में कहा। बहुत कमजोर है, लेकिन सांस चल रही है। यह सुनकर बापी और शांटू दोनों की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आई, लेकिन वह चमक तुरंत ही डर में बदल गई, क्योंकि उस समय तक वे यह भी देख चुके थे कि बसों के सामने खड़ी बाकी छायाएं अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थीं। एक एक करके वे छायाएं रोशनी की ओर सरक रही थीं। अब साफ दिख रहा था कि वे साधारण लोग नहीं थे। किसी का हाथ आधा जला हुआ था, किसी का चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ, तो किसी के शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे आग ने उन्हें भीतर तक खोखला कर दिया हो। कुछ के बाल नहीं थे, कुछ की आंखों के गड्ढे खाली थे। वे सब एक जैसी गति से आगे बढ़ रहे थे, धीमे लेकिन न रुकने वाले। ये सब, शांटू की आवाज कांप रही थी। ये सब वही लोग हैं, आग में मरे हुए। प्रहलाद को अचानक वही पुरानी घटना याद आ गई जिसका जिक्र उसने कुछ देर पहले ही किया था। सातगाछी का पंडाल, भयानक आग और कई लोगों की एक ही रात में हुई मौत। आज वही रात थी, भूत चतुर्दशी। आज की रात, प्रहलाद ने बुदबुदाते हुए कहा, आज ही मरे थे ये लोग। बापी की नजर अपने दुकान के भीतर टंगी मां काली की तस्वीर पर गई। तस्वीर पर चढ़ा फूल हल्के से हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे छुआ हो। बापी के मुंह से अनायास ही निकला, मां काली, रक्षा करो। तभी अंधेरे से एक तेज आवाज आई, ठक। कुछ दुकान की दीवार से टकराया। बापी ने देखा, एक जली हुई हड्डी जमीन पर गिरी थी। उसके बाद दूसरी हड्डी आई, फिर तीसरी। प्रेत एक एक करके दुकान की ओर हड्डियां, खोपड़ियों के टुकड़े और जले हुए लकड़ी के टुकड़े फेंक लगे। ये रोशनी, पहले प्रेत ने गुर्राते हुए कहा, इसे बुझा दो। बैटरी की लाइट सचमुच अब पहले से कमजोर लगने लगी थी। उसका उजाला कांप रहा था, जैसे कभी भी बुझ जाएगा। बापी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर लाइट बुझ गई, उसने कांपती आवाज में कहा, तो ये सब अंदर आ जाएंगे। एक और हड्डी आकर दुकान के भीतर गिरी। इस बार वह सीधे कांच के जार से टकराई। छन्न की आवाज के साथ जार टूट गया। चाय पत्ती जमीन पर फैल गई। अचानक एक जोरदार झटका लगा। किटली मेज से गिरकर लुढ़क गई और गर्म चाय फर्श पर फैल गई, भाप उठने लगी। और उसी पल दीवार पर टंगी मां काली की तस्वीर से एक फूल नीचे गिरा और सीधा बाबला के पास पड़े पटाखों के थैले पर जा गिरा। उस फूल को देखते ही प्रेतों की हरकत बदल गई। वे सब एक साथ रुक गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ ने पीछे हटकर कराहने जैसी आवाज निकाली। ये, शांटू ने हकलाते हुए कहा, ये मां काली का फूल है। पहले प्रेत ने दांत दिखाकर कहा, इसीलिए हम अंदर नहीं आ पा रहे थे। यह सुनते ही प्रहलाद की आंखों में अचानक चमक आ गई। आग! वह जोर से चिल्लाया, इनको आग से डर लगता है। शांटू को जैसे झटका लगा। उसने तुरंत बाबला के पास पड़े थैले की ओर देखा। पटाखे! वह चिल्लाया। उसने एक झटके में थैले खोल दिए। जमीन पर तरह तरह के पटाखे बिखर गए। रॉकेट, फुलझड़ी, बम, चक्री। ज्यादातर तेज रोशनी और आग देने वाले पटाखे थे। प्रेतों ने यह सब देखा तो उनके बीच खलबली मच गई। कुछ पीछे हटने लगे, कुछ ने और जोर से हड्डियां फेंकनी शुरू कर दी। जल्दी करो, प्रहलाद ने कहा। अगर रोशनी टूट गई तो सब खत्म। उसने कांपते हाथों से एक बड़ा रॉकेट उठाया। कुछ सेकंड तक उसकी उंगलियां कांपती रहीं। बम बम। लेकिन फिर उसने दांत भींचकर सोलते को आग दिखाई।
सोलते ने आग पकड़ ली। प्रेतों के मुंह से एक साथ कराहने की आवाज निकली। नहीं, आग नहीं, रॉकेट से उठती रोशनी ने पूरे डिपो को एक पल के लिए चमका दिया। उस रोशनी में वे सब साफ दिखाई दिए, जले हुए, विकृत, दर्द से भरे चेहरे। प्रहलाद ने पूरी ताकत से रॉकेट आगे फेंका और उसी पल लड़ाई की शुरुआत हो गई। रॉकेट के उड़ते ही पूरा बस डिपो एक पल के लिए दिन की तरह चमक उठा। तेज सफेद और लाल रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। जैसे ही रॉकेट हवा में ऊपर गया, नीचे खड़े प्रेतों ने एक साथ चीख मारी। वह चीख इंसानी नहीं थी, उसमें दर्द, गुस्सा और भूख तीनों मिले हुए थे। रॉकेट सीधे एक जले हुए प्रेत के सीने से टकराया और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ फट गया। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। उस प्रेत का शरीर पीछे की ओर उछला और जमीन पर गिरते ही काली राख में बदलने लगा। बाकी प्रेत पीछे हट गए। कुछ ने अपने जले हुए हाथों से चेहरे ढक लिए तो कुछ चीखते हुए अंधेरे की ओर भागने लगे, लेकिन सभी भाग नहीं रहे थे। उनमें से 3 अब भी आगे बढ़ रहे थे, धीमे लेकिन जिद्दी कदमों से। ये रुक नहीं रहे, शांतु चिल्लाया। बापी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने जल्दी जल्दी काउंटर के नीचे से माचिस निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से ज्यादा अब उसमें गुस्सा था। मेरी दुकान, उसने दांत पीसते हुए कहा। मेरे सामने कोई नहीं आएगा। उसने एक एक करके फुलझड़ियां जलानी शुरू कर दी। फुलझड़ियों से निकलती चिंगारियां चारों ओर फैलने लगी। वह रोशनी भले तेज न थी, लेकिन लगातार जलती हुई आग प्रेतों को परेशान कर रही थी। एक प्रेत ने जोर से दहाड़ मारी और छलांग लगाकर दुकान की छत पर चढ़ने की कोशिश की। ऊपर, प्रहलाद चिल्लाया। शांतु ने बिना सोचे एक बम उठाया और छत की ओर उछाल दिया। धड़ाम! धमाके के साथ छत पर चढ़ा प्रेत नीचे गिर पड़ा। उसकी टांगें अलग दिशा में मुड़ गईं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अब भी जिंदा था, या जो भी वह था। वह जमीन पर रेंगने लगा, अपने जले हुए नाखूनों से मिट्टी कुरेदता हुआ। बाबला की आंखें हल्के से खुली। पानी उसके मुंह से बस इतना निकला। प्रहलाद ने जल्दी से अपनी बोतल उठाई और उसके होंठों से लगाई। बाबला ने 2 घूंट पिए, फिर उसकी नजर सामने के दृश्य पर गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो लोग, वह हकलाया। चुप रह, प्रहलाद ने कहा। तू जिंदा है, बस इतना काफी है। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं चली। अचानक पूरा डिपो ठंडा होने लगा। हवा में सड़ांध और जली हुई चमड़ी की गंध फैल गई। बैटरी की लाइट झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, और फिर उसकी रोशनी आधी रह गई। नहीं, बापी की आवाज निकल गई। लाइट बुझते ही प्रेतों की हिम्मत फिर से बढ़ गई। अंधेरे के किनारों से अब और छायाएं निकलने लगी। पहले 10 थीं, अब 20, शायद उससे भी ज्यादा। ये खत्म नहीं हो रहे, शांतु ने घबरा कर कहा। प्रहलाद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी नजर दुकान के कोने में रखे पुराने केरोसिन के डिब्बे पर पड़ी। उसकी आंखों में एक खतरनाक फैसला उभरा। अगर आग चाहिए, उसने धीरे से कहा, तो पूरी आग देंगे। क्या मतलब? बापी ने पूछा। प्रहलाद बिना जवाब दिए केरोसिन का डिब्बा उठाने लगा। पागल हो गया है क्या? शांत चिल्लाया। ये पूरा डिपो जल जाएगा। अगर नहीं जलाया, प्रहलाद ने गंभीर आवाज में कहा, तो हम जलेंगे। उसने डिब्बे का ढक्कन खोला और सामने जमीन पर केरोसिन उड़े दिया। तेज गंध फैल गई। प्रेतों ने जैसे ही वह गंध महसूस की, वे रुक गए, कुछ पीछे हटने लगे। जल्दी! प्रहलाद चिल्लाया। बापी ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर फूश! जमीन पर आग दौड़ गई। आग की एक लकीर प्रेतों की ओर बढ़ी और देखते ही देखते एक दीवार बन गई। आग की ऊंची लपटों ने पूरे डिपो को रोशन कर दिया। प्रेत चीखने लगे। कुछ आग में फंसकर तड़पने लगे, तो कुछ पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गए। हवा में जलते मांस की बदबू भर गई। लेकिन उसी आग के पार एक साया अब भी खड़ा था। सबसे पहले दिखा प्रेत। वह आग से नहीं डर रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया, एक भयानक, आत्मा जमा देने वाली मुस्कान। आग, उसने कहा, हमारी मौत थी। वह एक कदम आगे बढ़ा। आग उसके पैरों के नीचे खुद ब खुद बुझने लगी। बापी, शांतु और प्रहलाद, तीनों की सांस अटक गई। पर प्रेत ने फुसफुसाते हुए कहा, आज नहीं। और उसी पल डिपो की सारी आग एक साथ बुझ गई।
चारों ओर फिर से घुप अंधेरा छा गया और अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। अंधेरे में गूंजती वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वह हंसी जैसे सीधे दिमाग के भीतर उतर रही हो, ठंडी, खोखली और चुभती हुई। बापी के कानों से जैसे खून उतरने लगा। शांतु ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज फिर भी रुक नहीं रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। प्रहलाद ने कांपते हुए चारों ओर देखा। बैटरी की लाइट बुझ चुकी थी। आग की आखिरी चिंगारी भी मर चुकी थी। बस डिपो अब पूरी तरह अंधेरे के हवाले था और उसी अंधेरे से कदमों की आवाज आने लगी। धप धप। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी, जैसे कोई भारी चीज उनकी ओर बढ़ रही हो। बाबला ने डर से प्रहलाद का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, उसकी आवाज रूंध गई। वो आ रहा है। अचानक हवा तेज हो गई। आसपास रखी टूटी बोतलें, कागज और राख उड़ने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से धुआं निकलने लगा। फिर एक हल्की लाल रोशनी जली। वह रोशनी मां काली की तस्वीर से आ रही थी। तस्वीर की आंखें अब चमक रही थीं। बापी की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर गिर पड़ा। मां, वह रोते हुए बोला, अब तो बचा लो। रोशनी तेज होती गई। उस लाल उजाले में वह अंतिम प्रेत साफ दिखाई देने लगा। उसका शरीर बाकी सबसे अलग था। वह पूरी तरह जला नहीं था, बल्कि आधा इंसान आधा साया लगता था। उसकी छाती के बीचों बीच एक गहरा काला छेद था, जैसे दिल कभी रहा ही ना हो। तुम जानते हो, प्रेत ने भारी आवाज में कहा, हम क्यों लौटे? किसी ने जवाब नहीं दिया। आग ने हमें मारा नहीं, वह आगे बढ़ता गया। भुला दिए जाने ने मारा। प्रहलाद की आंखें फैल गईं। तुम, उसने हिम्मत करके कहा, तुम वही हो, पंडाल हादसे वाले। प्रेत का चेहरा टेढ़ा हो गया। हम चीखे थे, मदद मांगी थी, लेकिन लोग भाग गए। उसने अपने सीने की ओर इशारा किया। यहीं आग नहीं, खालीपन रह गया। मां काली की तस्वीर से अचानक जोरदार आवाज आई, दम। तस्वीर दीवार से नीचे गिर पड़ी। उसी पल जमीन कांप उठी। नहीं, प्रेत चिल्लाया। लाल रोशनी अब पूरे डिपो में फैल चुकी थी। हवा में ढोल की आवाज गूंजने लगी, दुर्गा पूजा के ढाक की तरह। बापी ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। तस्वीर अब साधारण नहीं थी। मां काली का मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर निकली थी, आंखों में भयानक क्रोध था। आज भूत चतुर्दशी है, प्रहलाद को याद आया। आज आत्माओं का हिसाब होता है। प्रेत पीछे हटने लगा। न्याय नहीं चाहिए, वह गरजने लगा। हमें याद किया जाना चाहिए। तो शांति लो, प्रहलाद चिल्लाया, और हमें छोड़ दो। मां काली की तस्वीर से अचानक आग की एक लपट निकली, पर यह साधारण आग नहीं थी। वह काली और लाल थी, जैसे क्रोध और कोढ़ोना एक साथ जल रहे हों। लपट सीधा उस प्रेत से टकराई। प्रेत की चीख इस बार अलग थी, दर्द से ज्यादा राहत की। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। पहले हाथ बिखरे, फिर धड़, फिर चेहरा। राख हवा में उड़ने लगी। बाकी सारी छायाएं जो अंधेरे में छिपी थीं, एक एक करके रोशनी में आईं। वे सब झुके मां काली की ओर, और फिर एक झटके में सब गायब हो गए। डिपो में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, ठंड खत्म हो गई। सुबह की पहली हल्की रोशनी पूरब से झांकने लगी। बापी जमीन पर बैठ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। खत्म हो गया, शांतु ने धीमी आवाज में पूछा। प्रहलाद ने चारों ओर देखा। बसें वैसे ही खड़ी थीं, राख जमीन पर पड़ी थी, लेकिन कोई साया नहीं था। हाँ, उसने कहा। शायद बाबला धीरे धीरे उठ बैठा। मैं बोला, मैंने सपना देखा क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद दूर से सुबह की अजान और मंदिर की घंटी की आवाज एक साथ आई। दिन निकल आया था, लेकिन जब बापी ने दुकान साफ करनी शुरू की तो उसे जमीन पर कुछ मिला। एक जली हुई पहचान पत्र की आधी प्लेट। उस पर नाम लिखा था, रघु मल्लिक, और नीचे तारीख भूत चतुर्दशी। बापी ने वह कार्ड चुपचाप मां काली के सामने रख दिया। उस दिन के बाद गड़गाछिया बस डिपो में फिर कभी कोई रात को नहीं रुका। और आज भी भूत चतुर्दशी की रात अगर कोई वहां से गुजरता है तो कहता है उसे जलने की गंध आती है, और बहुत दूर से किसी के रोने की आवाज। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो
तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें